हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ आर सीयूटी एमसीक्यू सीरीज। जितने भी एमसीक्यू इस सीरीज में मैं कवर कर रहा हूं वो सारे एमसीक्यू आपके किसी भी चैप्टर के, जैसे आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। प्लस जितने भी रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से, वो सारे इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पूरी प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है जो आप फॉलो कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। रफली 30 से 35 एमसीक्यूज हम हर चैप्टर को कवर करने के लिए ले रहे हैं, जिसमें सब कुछ ओवरऑल कवर हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ इस सीरीज में कवर हो रहे हैं। ऑल्सो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े क्रिस्प नोट्स बनाए गए हैं सो दैट जब आप एंड में कम टाइम में सारे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो चाहे बोर्ड के लिए हो चाहे सीयूटी के लिए, ये नोट्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। चलिए, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, एमसीक्यू वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका इनका है कि आप क्वेश्चन देखें, वीडियो को उस टाइम रोक लें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस पर सोचें, कुछ मिनट निकालें एंड देन मेरे सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन को देखें। तो उससे कहीं ना कहीं एक इंटरैक्टिव वे में आपकी लर्निंग हो रही होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो यहां पे एक आर रेडियस का सर्कल है, इज ड्रॉन विद चार्ज क्यू एट द सेंटर। तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है एक तरीके से, ये क्यू नॉट होगा यहां पे, ये जो है यहां पे सेंटर पे रखा हुआ है और अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉड फ्रॉम बी टू सी। अच्छा, तो यहां का जो चार्ज है इसको हम क्यू नॉट नहीं क्यू ही कर देते हैं, ये हमारा क्यू चार्ज है। एंड एक दूसरे चार्ज को क्या किया जा रहा है, बी से सी पे लाया जा रहा है, बी से सी की तरफ मूव किया जा रहा है इसी सर्कल के ऊपर। पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन। देखिए, तो जब भी चार्जेस का मूवमेंट हो एक दूसरे की विसिनिटी में, एक दूसरे के आसपास, तो वर्क के लिए हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को मूव करने का, फॉर एग्जांपल यहां से यहां पे ए से बी पे मूव करने का जो वर्क होगा वो होगा चार्ज की वैल्यू और उन पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे मान लीजिए VB होगा और यहां पे मान लीजिए VC होगा, वो किसकी वजह से होगा, तो वो होगा हमारे Q चार्ज की वजह से। दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो Q चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है इस पॉइंट पे एक कूलाम को लाने का वर्क, इस पॉइंट पे एक कूलाम को लाने का वर्क इंफिनिटी से। तो Q कूलाम के लिए क्या करेंगे, Q नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वर्क ही है लेकिन एक कूलाम के लाने का इसकी प्रेजेंस में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हमें ए से बी जाना है, तो ये जाएगा Q नॉट VB माइनस सॉरी VC माइनस VB। और अब हमें देखना है कि VB और VC पे क्या पोटेंशियल होगा। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो आता है KQ अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये यहां से सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस R होगी, और यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो भी आएगा KQ अपॉन, यहां से भी डिस्टेंस R है। तो अगर हम इन दोनों पोटेंशियल को यहां पे रख देते हैं तो ये जाएगा KQ बाय R माइनस KQ बाय R, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो वर्क जो है इस चार्ज को मूव करने का इस पॉइंट से इस पॉइंट पे Q नॉट को, वो कितना आ जाएगा, 0। अब यहां से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और समझ आती है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा या और एडिशनल बातें जो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से हम गैदर कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए देखें और उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कुलर शेप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब कि उसके हर पॉइंट पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, और दो पॉइंट जिनके बीच में पोटेंशियल सेम होता है उनके बीच में कोई वर्क नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि उन दोनों पे लाने का वर्क सेम ही है। तो वहां पे जो वर्क है अगर हम उसके बीच में मूव करें तो कोई वर्क हमें नहीं करना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है
कि दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से इसको हम नाम ए और इसको बी दे देते हैं। जो पॉइंट ए है उसमें जो पोटेंशियल है वो है -10 वोल्ट, जो पॉइंट बी है उसमें पोटेंशियल है V वोल्ट, है ना। तो ये जो वोल्ट्स है इसको हम वोल्ट्स ही लिख देते हैं, तो हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम एक सर्टेन चार्ज 4 कूलाम चार्ज जो हमें गिवन है उसको हम ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। कैसे ले जा रहे हैं मेंशन नहीं है, तो हम रैंडम किसी पाथ से ले जा रहे हैं। हमें बात पता है कि अगर हम किसी चार्ज को ए से बी पे मूव करते हैं तो जो वर्क होता है वो कितना होता है, वो होता है चार्ज की वैल्यू इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है वर्क। चार्ज की वैल्यू में 4 कूलाम दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी V -10, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल इनटू वोल्ट। अच्छा, और यहां वर्क की वैल्यू हमें दे रखी है 100 जूल्स। हमें पता है कूलाम इनटू वोल्ट जूल्स होता है, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 इंटू V + 10, ये जाएगा 25, 100/4 इज इक्वल टू V + 10, या V की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15। तो जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 15। जो ये V वोल्ट था उसमें जो V होगा वो 15 होगा। तो V, अब इन्हें वोल्ट यूनिट दे दी है बट V की वैल्यू पूछी थी, तो एक्चुअली में यहाँ पे यूनिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस वैल्यू की, उस न्यूमेरिक वैल्यू को पूछा गया था, तो यहाँ पे यूनिट जो है आपकी वो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिक आंसर आपका होना चाहिए था, वो है आपका V वोल्ट। अब असर्शन रीजन देखते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं सो दैट आपको जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। असर्शन रीजन में क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो एक कॉन्सेप्चुअल बात हो सकती है, एक न्यूमेरिकल बात हो सकती है, और उसका रीजन नीचे गिवन होता है सेकंड स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के हिसाब से भी आ सकता है। फिर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ जैसे असर्शन बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। बुलाया जा रहा है कि अगर दो पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल A एंड B, और यहां पे जो भी पोटेंशियल है VA और VB, इसमें से जो VA है दैट इज हायर देन VB, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बोल रहे हैं वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, देखिए यहां पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी जिसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो -dV/dr होता है। इससे हमें क्या पता चलता है इस फॉर्मूले से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, मतलब जिस तरफ पोटेंशियल कम होता है उस तरफ फील्ड जा रही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है वो इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर मैं अब यहां पे इलेक्ट्रॉन रखता हूं, एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो टुवर्ड्स द फील्ड जाएगा या अवे फ्रॉम द फील्ड, तो वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि एक इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, बात ये भी ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता तो वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता। तो ये चार्ज का मूवमेंट हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि फील्ड के कारण हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट क्यों जा रहा है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कोई तो डिफरेंस है नहीं। यही इसका परफेक्ट रीजन है। पॉजिटिव नेगेटिव होना चार्ज के डिसाइड कर रहा है कि आप किस तरफ मूव करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी गलत है। तो असर्शन रीजन ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है। ये दोनों ऑप्शन जो है जिसमें कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि हमारा रीजन सही है और वो सही रीजन भी है। स्टेटमेंट ट्रू होना और असर्शन का रीजन होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। असर्शन रीजन में ऐसा हो सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन उसका रीजन नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसलिए ऑप्शन पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, है ना। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, यहाँ चार्जेस दिख रहा है -q +q +q -q।
लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी बी द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात की जा रही है। इफ द चार्जेस एट पॉइंट्स ए एंड बी आर इंटरचेंज विथ डी एंड सी, तो ए एंड बी वालों को डी एंड सी की जगह रख दिया गया है, तो क्या फर्क आएगा देखते हैं, है ना, देखते हैं। देखिए पहले हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन कहां पे है। तो हमें पता है भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की भी यहां होगी, तो मतलब यहां पे एक तरीके से 2e आ जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों पॉइंट से, तो e प्लस ई 2e हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव की वजह से यहां पे और पॉजिटिव की वजह से अब होगी, तो यहां भी 2e आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू सबकी सेम है, तो e जो है फील्ड जो है उन सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रही है ऊपर की तरफ, है ना, ई नेट यहां आ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये 2e√2 आ जाएगी एक्चुअली, है ना। इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो 2e√2 आ जाएगा। अच्छा अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाय आर, और इसकी वजह से आएगा के क्यू बाय आर। आर क्या है, यहां से यहाँ की सेंटर की दूरी है, वो कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल डायरेक्शन तो होती नहीं। इसकी वजह से भी आएगा के क्यू बाय आर, इसकी वजह से भी आएगा माइनस के क्यू बाय आर, दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। तो नेट पोटेंशियल तो यहाँ पे 0 आ रहा है, पोटेंशियल जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे वो 0 आ रहा है, फील्ड इतनी आ रही है, पोटेंशियल 0 आ रहा है। अच्छा 90 क्यों है सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर जो है उसका जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, स्क्वायर्स के डायगोनल्स के बीच का एंगल परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक वेक्टर हो गया 2e, तो दो वेक्टर और उनके बीच का अगर उनके बीच का एंगल 90 है तो उनका आंसर आता है 2e√2, मतलब बस √2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब इंटरचेंज वाली सिचुएशन देखते हैं, तो यहां पे आ गया प्लस क्यू, यहां पे आ गया प्लस क्यू, यहां पे आ गया माइनस क्यू, यहां पे आ गया माइनस क्यू। ग्रीन कलर से ही प्लॉटिंग करते हैं, देखिए तो ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड यहां पे और इस पॉजिटिव वाले की भी यहां पे, तो यहां पे 2e आ गया और यहां पे 2e आ गया। सिमिलरली यहां पे इसका रिजल्टेंट कितना आ गया 2e√2। इस वाले माइनस क्यू और इस वाले प्लस क्यू का पोटेंशियल कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, माइनस के क्यू बार प्लस के क्यू बार कैंसिल। सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल, तो यहां पे पोटेंशियल तो अभी भी 0 ही आ रहा है ना, लेकिन फील्ड इंटरचेंज हो गई है, फील्ड की डायरेक्शन इंटरचेंज हो गई है। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, देखते हैं। E रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनचेंज तो E नहीं है, E तो चेंज हो गया है ना। फिर है बोथ E एंड V चेंजेस, नहीं V तो चेंज नहीं हुआ है, V तो अभी भी 0 है। E एंड V रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत बात है, अनचेंज तो नहीं है ऐसा। E चेंजेस, डेफिनेटली E चेंजेस बट V रिमेन्स अनचेंज्ड। E चेंज हो गया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और जो V है, जो पोटेंशियल है वो कितना हो चुका है, वो 0 हो चुका है। तो पोटेंशियल तो अनचेंज्ड ही है, दोनों सिनेरियोज में पोटेंशियल 0 ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ आप देखिए, लेकिन यहां पे वेक्टर की बात हो रही है तो वो चेंज हो चुकी है। अनदर असर्शन रीजन, असर्शन क्या कह रहा है देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 is unaltered whatever way the charges are brought to the specified location. Okay, पहले इसको समझते हैं डिटेल में, ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक A पॉइंट है और यहां पे एक B पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, मतलब यहां पे आप चार्जेस ला रहे हो, तो आप एक चार्ज को, अब जब ये ना बताया जाए कहां से ला रहे हो, तो आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, तो इन्फिनिटी से आप एक चार्ज को घुमा के यहां लेके आते हो, लेट से ये Q1 है, और ऐसे ही इन्फिनिटी से आप एक दूसरे चार्ज को यहां पे लेके आते हो, लेट से वो Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है। बोला ये जा रहा है असर्शन में कि जब आप इन दोनों चार्जेस को लाते हो तो पहली बात इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये होती है। पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती या इस चीज के कारण चेंज नहीं होती कि कैसे लाया जा रहा है। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किन फोर्सेस की, किन फील्ड की।
तो जब दो चार्ज एक दूसरे के पास आते हो तो कौन से फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं एक दूसरे की? वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो मोशन ऑफ चार्ज है उसका पाथ डिपेंड नहीं करता। आप कैसे भी चार्ज को मूव करें, उनके बीच में जो म्यूचुअल वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में जाता है, और वो इतना होगा। वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कैसे ला रहे हो। फिर से सुन ले, दो चार्जेस के बीच में फील्ड कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कंजर्वेटिव नेचर में। मतलब इस चार्ज की प्रेजेंस में हम इस चार्ज को कैसे भी मूव करें, मैटर सिर्फ इतना करता है कि फाइनल डिस्टेंस कितना है। कैसे मूव कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन या ये असर्शन परफेक्टली राइट है। दूसरा अपन स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन देखते हैं फॉर द असर्शन। पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोला जा रहा है कि जो इसका रीजन ये है कि जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि ये कैसे होते हैं नेचर में? कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड, वो फील्ड या फोर्सेस होते हैं जिसमें मोशन का पाथ या किस तरीके से वो बॉडी मूव कर रही है वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसका एग्जैक्टली राइट रीजन है। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये जो असर्शन रीजन है, इसका आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। इसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आप वन शॉट जो सीरीज है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो डिटेल बोर्ड की सीरीज है उसमें हर बात को कॉन्सेप्चुअली डिटेल में बताया गया है। तो वहां से आपको इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने में काफी हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। तो एक माइनस क्यू चार्ज है जिसको हमने 0, ये पॉइंट है, से उसे हमने a,0 तक मूव करना है अलोंग द लाइन ए बी। ऐसे मूव करना है, ठीक है ना, यहां ले जाना है। तो वर्क कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? चार्ज जिसको आप मूव कर रहे हैं इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चार्ज कितना है? जो चार्ज है हमारा वो है माइनस क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वो है वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। तो यह माइनस क्यू। अब देखिए वहां पोटेंशियल किस वजह से है, तो इसको मूव करना है तो पोटेंशियल इसकी वजह से लेंगे। भाई ये जो चार्ज है इसकी वजह से तो यहां पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू, अभी के की वैल्यू रख देंगे हम आखिरी में। तो के क्यू अपॉन द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? ए, माइनस यहां पे पोटेंशियल कितना है? वो भी है के क्यू, अपॉन यहां से डिस्टेंस कितनी है? ये भी है ए। अरे ये तो सेम, एक तरीके सेम पोटेंशियल आ गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया और आपका जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। आप देखिए ये सेम क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था सर्कल वाला, उसी का दूसरा रूप है। आप देखिए मैं यहां से इसको रेडियस मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट भी उस सर्कल पे ही लाई करेगा। मतलब ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। सिमिलरली सारे सर्कल पे कहीं और भी बोलते तो सब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बीच में जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो आपका 0 होता है। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स थे, इसलिए इनके बीच में मूवमेंट करने के लिए वर्क कितना होगा? 0 होगा। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार्जेस प्लस क्यू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चार्जेस प्लस क्यू, ये रहा आपका प्लस क्यू, एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, ठीक है, विच आर ए डिस्टेंस अपार्ट, विच आर अ डिस्टेंस ऑफ 2l अपार्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2l है। C बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, C जो है वो यहां है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। अच्छा, द वर्क डन इन मूविंग अनदर चार्ज, एक और चार्ज है प्लस क्यू, फ्रॉम पाथ सी आर डी, सी आर डी पाथ पे हमें मूव करना है। ये रहा सी आर डी, इस पे हमें मूव करना है तो हमें वर्क निकालना है। देखिए मूव किसको करना है? प्लस क्यू को। तो
अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि वर्क जो होता है सी आर डी पाथ पे जो वर्क होगा प्लस क्यू को मूव करने का, वो होगा प्लस क्यू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले आराम से लिख लेते हैं, प्लस क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है वी डी माइनस वी सी, डी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल। अब सोचने वाली बात यह है कि डी और सी पे पोटेंशियल आ क्यों रहा है भाई? डी और सी पे पोटेंशियल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज का भी यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा और माइनस क्यू का भी पोटेंशियल होगा सी पे। ऐसे ही प्लस क्यू का डी पे पोटेंशियल होगा और माइनस क्यू का भी डी पे पोटेंशियल होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, वी सी और वी डी निकालते हैं। सबसे पहले वी सी निकालते हैं। देखिए सी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल, डिस्टेंस एल है, और माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, प्लस के माइनस क्यू अपॉन एल। इंटरेस्टिंगली ये आंसर जीरो हो जाएगा। सी पॉइंट पे पोटेंशियल तो जीरो है ना, क्योंकि स्केलर है तो कैंसिल हो जाएगा। डी की बात करते हैं। देखिए डी से ए पॉइंट कितना दूर है, 3l दूरी पे है। कितना है, 3l, क्योंकि जो रेडियस होगी, जो सेमी सर्कुलर, अगर ये मिड पॉइंट है, इफ दिस इज द मिड पॉइंट, तो ये l होगा, ये l है तो ये भी l होगा। तो ये आ जाएगा k q अपॉन 3l और ये आ जाएगा प्लस माइनस q अपॉन l। देखिए यहां से के क्यू कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 3l, ये जाएगा -2/3 के क्यू बाय एल। ऐसा हमारा वी डी आ जाएगा। अब हम इसको हमारे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो हमारा जो वर्क आ जाएगा सी आर डी पाथ पे, वो आ जाएगा प्लस क्यू इंटू वी डी माइनस वी सी। तो वी डी ये है, वी सी है, तो दिस माइनस दिस, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 2/3 के क्यू बाय एल। अब के की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो जाएगा माइनस। अब हाँ, क्या वर्क नेगेटिव आएगा, तो बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पे साइन अच्छा यूज किया गया है, तो देखो ए की ऑप्शन में नेगेटिव दिख रहा है, तो वैसे तो हमें समझ आ जाता आंसर यही हो सकता था बस, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है। तो ये जाएगा 2/3, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कैपिटल क्यू बाय एल। देखिए ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन एल। तो द राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो इस फॉर्मूले पे सारे जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको ध्यान से देखिए, सो दैट आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। चलिए अगेन एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे एक अलग तरीके का क्वेश्चन। यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर हम इस R को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अज्यूमिंग कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बात एक्चुअली ये बात भी गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हाँ मैग्नीट्यूड वाइज ये बोलते तो ये बात फिर भी ठीक थी, लेकिन एक्चुअली एब्सोल्युटली अगर हम रियलिस्टिक एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो ये बात गलत है, क्योंकि वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्चुअली में। अगर ये बोलते कि इसी चीज को इस तरीके से बोलते कि ये फाइनल माइनस इनिशियल है, लेट्स से डेल्टा यू के लिखते, और ये इनिशियल माइनस फाइनल है। कभी भी इनिशियल में से फाइनल माइनस हो रहा हो तो उसे हम लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, डेल्टा यू लॉस। तो लॉस बोलते अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो भी ये बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने सीधे बोल दिया कि वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पहले गलत बात है। हाँ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है,
तो पहले तो ये एब्सोल्युटली स्टेटमेंट ही गलत है, और अगर ये स्टेटमेंट सही होती भी तो ये रीजन गलत होता, लेकिन पहले ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में। तो यहां पे स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो ये इसका सही ऑप्शन है। डेफिनेटली इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होगा, बी और सी में बच्चों को लगेगा दोनों ही सही है, लेकिन याद रखिएगा दोनों सही नहीं है। जो कंजर्वेटिव वर्क होता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाता है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जा सकता है। इसके लिए भी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो नेट डेल्टा के ई है वो जीरो होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम हो या ऑपोजिट हो वेक्टर वाइज, मतलब इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बहुत प्यारी चीज यहां से सीखने को मिलने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देख के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कमेंट करना है, किस तरीके से कमेंट करेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन देखें तो हमें सब समझ जाएगा, जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिलेशन हमें ये बताता है कि ये जो पोटेंशियल है जिस डायरेक्शन में कम हो रहा होगा, देखो अगर मान लो ये एक ये पॉइंट ए है वी ए और ये पॉइंट बी है वी बी, और ये यहां से यहां जाने में कम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अगर ये कम हो रहा है तो मुझे पता है इसका डेल्टा भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी फाइनल चीज कम हो रही है, इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल नेगेटिव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जब मैं करूंगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा, चेंज नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर है। फील्ड का पॉजिटिव होने का मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन बताना, और पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव होना मतलब बस इतना बताना कि वो कम हो रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहां पे बना सकते हैं कि E एग्जिस्ट, क्योंकि एक वेक्टर है तो एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, जो भी राइट साइड की तरफ है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, मतलब सबसे ज्यादा ए का सबसे कम ए है, उससे कम सी। अब आपको ना डायरेक्शन सिर्फ इस डायरेक्शन को मैटर करना है, सिर्फ इस वाली डिस्टेंस को देखना है। तो सबसे आगे जो है वो सबसे कम होगा पोटेंशियल में, फिर आपका सी होगा, और फिर आपका बी होगा सबसे ज्यादा पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो बी पे है, और दूसरे ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका सबसे ठीक ऑप्शन जो है वो होगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब जब भी मैं ये न्यूमेरिकल सेट करता हूं तो कोशिश यही करता हूं कि सर्टेन कॉन्सेप्ट से बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं टॉपिक बाय टॉपिक वो आते जाएं। तो पहले हमने पोटेंशियल के टॉपिक पे क्वेश्चन देखे, पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पे देखे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है और पोटेंशियल जो सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उनको रिलेट करके चीजें देखना चाह रहे हैं। तो यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट बता रहा है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स direction exists in a region, let A be the origin, B be the point on the axis at x equal to 1 centimeter, then the potential at A and B is, तो A और B क्या है, नंबर लाइन पे पॉइंट है। A जो है वो आपका ओरिजिन है और B जो है वो आपका 1,0 है, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका पोटेंशियल से जो रिलेशन है वो है माइनस डीवी बाई डी आर। ये बताता है कि जिस भी डायरेक्शन में फील्ड है पोटेंशियल वहां पे डिक्रीज होता है। मतलब कि अगर मैं बी और ए की बात करूं तो ए का पोटेंशियल बी से कम होगा, मतलब कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा वी ए ग्रेटर देन वी बी, है ना। ऑल्सो सी जो पॉइंट होगा, सी की बात यहां पे मेंशन नहीं की गई है, तो डेफिनेटली हम इसी फ्लो में मान सकते हैं कि जो सी है वो यहां कहीं होगा।
तो सी का पॉइंट एक्चुअली बी से भी कम होगा, तो सी का पॉइंट लीस्ट होगा। तो एक ये ऑप्शन भी इसका ठीक हो सकता है। मोर देन वन करेक्ट आपके सीयूटी में नहीं आते तो घबराना नहीं है। इस जगह हमें दो ऑप्शन मिल रहे थे तो हमने दोनों राइट ऑप्शन टिक कर दिया। आपके एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि दो आंसर ठीक होंगे, एक ही आंसर ठीक होने वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल बात, इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में ई है उसमें वी डिक्रीज करता है। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे और आपको ऐसे दो पॉइंट दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, आपसे फॉर एग्जांपल एक ए पॉइंट दे दिया आपको, एक बी दे दिया और आपको एक सी दे दिया जस्ट ए के नीचे, है ना। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सी है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई जो बी है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और याद रख लीजिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता, उसके सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। एक कोई भी ऐसी सरफेस, देखिए कहीं पे मान लीजिए कोई चार्ज रखे हुए हैं और उसके आसपास आपने एक सरफेस ड्रॉ करी, लेकिन इस सरफेस की एक यूनिक क्वालिटी है कि अगर इस सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, एनी 2 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स इफ यू टेक, तो सबके पोटेंशियल सेम होते हैं। अगर ऐसा है तो हम इस सरफेस को जो यहां बनी है इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि मान लीजिए आप एक चार्ज लेते हैं, एक चौथा चार्ज लेते हैं। अब यहां तो जो चार्ज थे वो स्टैटिक चार्ज थे, अब आप एक दूसरा चार्ज लेते हैं। लेट्स से यहां पे आपने एक चार्ज लिया प्लस क्यू और उसको आपने मूव किया। कैसे मूव किया? आपने उसे यहां से यहां लेके आए, फिर बी से सी ले गए आप, है ना। सी से आप उसको रैंडमली कहीं से भी ए पे लेके आए। आपसे वर्क पूछ सकते हैं। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क भी नहीं होगा, तो इस सरफेस पे मूव करने पे चार्ज को वर्क भी नहीं होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस आपको समझने और याद रखने होंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये उनकी प्रॉपर्टी है। ये बोल रहा है नॉट दी प्रॉपर्टी, दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो स्फीयर होते हैं, ये बात एक्चुअली गलत है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? प्लेन में होती है, प्लेन शेप में होती है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। क्योंकि ये गलत बात है तो हम गलत बात मार्क कर लेते हैं, ये गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो आप सोचो आप इस सरफेस पे अगर डेल्टा वी निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डेल्टा वी ही 0 है तो ये भी 0 होगा। घुमाने का एक घुमा हुआ ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन सही है। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, दे कैन बी इमेज, यस डेफिनेटली दे आर एक्चुअली इमेजिनरी सरफेस। उनको इमेजिन ही करते हैं हम, कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, ये रियलिटी में कहीं नहीं होती है सरफेसेस। तो ये सही, ये सही, ये सही। जो गलत ऑप्शन है वो ये है, और हमसे गलत ऑप्शन ही पूछा गया था। राइट ऑप्शन हमारा आ जाता है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट कैन बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक इंटरेस्टिंग बात हम समझते हैं। देखिए हम अभी इसको प्रूव करते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे दो पॉइंट है ए और बी। हमें पता है कि VA इज इक्वल टू VB है। अब हम इस फैक्ट का यूज करके किस तरीके से ये समझें कि भाई इनके बीच में एंगल क्या है। अब ये पोटेंशियल जो है, अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VB और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VA, वो क्यों होगा? वो डेफिनेटली किसी फील्ड के कारण होगा। वो डेफिनेटली किसी फील्ड के कारण होगा। कोई फील्ड होगी ना यहाँ पे जिस वजह से पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके सरफेस के बीच का एंगल थीटा कितना है, ये पूछा जा रहा है अभी, है ना।
ये थीटे की वैल्यू कितनी है, यही क्वेश्चन है। क्या ये 90 है, क्या ये 0 है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो हम समझते हैं इसको कैसे समझेंगे। देखिए, तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। एक्चुअली ये एक मेन रिलेशन का थोड़ा सा एक कहना चाहिए सॉल्व्ड वर्जन है। मेन रिलेशन क्या है फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में? जो मेन रिलेशन है वो एक वेक्टर से ड्राइव होने वाला रिलेशन है, वो है E डॉट डी आर। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल देता है, एक्चुअली माइनस चेंज इन पोटेंशियल देता है। ये है एक्चुअल रियल रीजन, रियल रिलेशन। इसको जब हम ओपन करते हैं तो यह जाता है ई डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है। अब ये ध्यान समझना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस जिस पे आप मूव कर रहे हो, जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हो, और दोनों के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीबी। बहुत ध्यान समझना। सर इस फॉर्मूले में कॉस थीटा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि बच्चे ये जो फॉर्मूला है हमेशा याद रखें, ये पैरेलल टू फील्ड है। एक्चुअली इस फॉर्मूले में एक बात ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो अब मैंने आपको कॉन्शियसली बता दी, कि यहां पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा पैरेलल टू फील्ड लिया जाता है। क्योंकि पैरेलल लिया जाता है तो एंगल 0 हो जाता है। लेकिन अब हमने एक जनरल डिस्टेंस निकाला कि मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई भी रैंडम हम डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, उस डायरेक्शन में मल्टीपल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डीवी। अब हम आगे समझते हैं इस बात को। तो हमने क्या किया, यहां से यहां मूव किया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव किया। तो हमें पता है जब हम इक्विपोटेंशियल मूव करेंगे तो चेंज तो 0 होगा। अब ये जो 0 चेंज है इसका क्या मतलब है, ये हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं, ये तो मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकती। क्या इसका ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है? नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं हो सकता। मतलब इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो हमारी 0 डिग्री है। इसका मतलब जो एंगल है, किस किस के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस आप मूव कर रहे हैं उसके बीच का एंगल कितना है, वो 90 डिग्री है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल में एक के बाद एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन आर। तो देखो, अब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक्स डायरेक्शन की है, और इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो तो परपेंडिकुलर ही रहनी है, तो वो तो एक प्लेन ही होगा। कौन से डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर, तो वाई जेड में होगा। अगर ये एक्स में है तो वो वाई जेड में होगा, तो वो क्या होगा, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, है ना। सिंपल इसका आंसर हो गया। इसका तो आंसर बड़ा ही सिंपल आ गया, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। लेकिन अब इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं है, फिर सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ। अगर एक सिंपल यूनिफॉर्म फील्ड भी होती जो इंक्रीज नहीं करती, जो कांस्टेंट होती, उसका भी आंसर यही था। नहीं, देखिए डिफरेंस है। अब डिफरेंस है मल्टीपल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, यहां से आपको डिफरेंस समझ आएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक यहां पे दो डिफरेंट सरफेसेस बनाता हूं, लेट्स से सरफेस 1 और सरफेस 2, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसका पोटेंशियल मेरा V1 है और इसका पोटेंशियल ये है इक्विपोटेंशियल V2 पे। इसके हर पॉइंट V2 पे है, सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल है V2 पे, और इसके सारे पॉइंट V1 पे हैं। तो अगर मैं इसकी एक तीसरी सरफेस ड्रॉ करता हूं V3, तो एक काम करते हैं, V1 हो गया, V2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा कांस्टेंट है, यहां पे दिख ही रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब हम एक तीसरी सरफेस बनाते हैं, वो है V3। अगर आप एक रिलेशन समझें, वो ये है कि क्योंकि E कांस्टेंट है, इसका मतलब कि डेल्टा V बाय डेल्टा R भी कांस्टेंट होगा। मतलब
अगर इनका डेल्टा वी जो है वो डेल्टा वी है, इनका चेंज इन पोटेंशियल, और अगर इसका भी डेल्टा वी है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। देखो लेफ्ट कांस्टेंट, तो अगर आप इसको सेम कर दो तो ये भी सेम होगा। या फिर उल्टे तरीके से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और आप सेम दूरी पे मूव करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा। मतलब डिक्रीज तो होता है पोटेंशियल, लेकिन इक्वल वे में डिक्रीज होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है और अगर ये 80 हो रहा है तो ये 60 हो रहा होगा, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो। अब ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो काफी कुछ चेंज होगा। देखिए ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंक्रीजिंग है, यहां समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। मतलब कि अब ध्यान से देखिएगा, मतलब कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर ये इंक्रीजिंग है और हम डेल्टा वी को सेम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 100 80 60 की मेरे को बनानी है, यहां पे 3 सरफेसेस 100 80 60 की, तो मुझे पता है अगर ये इंक्रीजिंग है और ये कांस्टेंट है तो इसे क्या होना होगा, डिक्रीज होना होगा। इसको इंक्रीज करने के लिए सोचिए स्पेसिंग को कम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 सरफेसेस 100 80 60 के, मुझे यहां भी 100 80 60 की 3 सरफेसेस बनानी है, तो सेम स्पेसिंग पे तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहां पे 100 वोल्ट की और 80 वोल्ट की और 60 वोल्ट की 3 सरफेसेस बनाता हूं, इसका डिस्टेंस R1 है और इसका डिस्टेंस R2 है, तो R2 जो होगा वो R1 से कम होगा। ये भी आपको याद रखना है। ये ऑप्शन और डिटेल्ड ऑप्शन होता और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देता, तो ऑप्शन क्या हो सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू YZ प्लेन, प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन विद डिक्रीजिंग डिस्टेंसेस, या फिर प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन विद इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस, या फिर ये तो इजी ऑप्शन हो गए, लेकिन अगर आपसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता तो ये बातें भी उसमें ऐड कर दी जाती। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं। अ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड if W is the work done in rotating the dipole from 0 to 60 degree, then the work done in rotating from 0 to 180 degree। अब देखिए डाइपोल एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका फर्स्ट पार्ट या उसके इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं और उसका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डाइपोल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। तो पहले आपको ये ओरिएंटेशन क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे एक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और इसी तरीके से एक डायपोल यहां पे प्लेस्ड है, इसको हम बोल देते हैं P। डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए हम इसको पैरेलल कंसिडर करेंगे। अब जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस PE कॉस थीटा फाइनल, क्योंकि थीटा चेंज होता है यहां पे, माइनस PE कॉस थीटा इनिशियल। एक्चुअली यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। अब अगर हम यहां से माइनस PE कॉमन निकाल लें तो हमारा कॉस थीटा फाइनल दैट इज कॉस 180। अब देखो फाइनल एंगल कॉस 180 नहीं है, पहले वाले सिनेरियो में फाइनल एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री से रोटेट किया है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ी देर में हम उसे रोटेट करें। अब रोटेट कैसे कर रहे हैं मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर हम उसको रोटेट करके यहां ले आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यह जाएगा माइनस, हमने माइनस PE कॉमन निकाल लिया है, तो इनिशियल एंगल जो है वो है 0 डिग्री। तो ये जो हमारा आंसर है यह जाएगा माइनस PE कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 0 होता है 1 माइनस 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा P/2। यहां से हमें PE की वैल्यू मिल सकती है जो है 2W। अब इसका हम क्या यूज करने वाले हैं ये अभी हमें नेक्स्ट पार्ट में समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा W2 है
वर्क डन सेकंड क्या है, वो है 0 से 180। तो देखो यहां तक का तो स्टेप सारा सेम होंगे, सीधे यहां 180 यहां 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सीधे इस स्टेप को लिखता हूं माइनस पीई कॉस 180 माइनस कॉस 0। अब देखिए कॉस 180 होता है आपका -1 और कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये -1 -1 -2 हो गया, ये आ गया आपका 2 पीई पॉजिटिव में। और पीई की जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाली है, वो है 2W। तो नया जो वर्क हमारा आया, अगर हम पुराने वर्क से कंपेयर करें तो 4 टाइम ज्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करवाई जाती है, पहले एक सिनेरियो दिया जाता है, फिर सेकंड सिनेरियो के बारे में पूछा जाता है। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10। अब यहां पे ये बेसिकली 10 की पावर होगा, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो 10 की पावर -29 कूलाम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे एक डायपोल को प्लेस किया गया है, जिसमें एक डायपोल को प्लेस किया गया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताया, ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता तो वर्क है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए तो इसका मतलब जब आप उसको मूव कर रहे हैं तो उस पॉइंट से मूव कर रहे हैं जहां पे उसका वर्क 0 था। अब वर्क 0 कहां होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक तरीके से आप ऐसे सोच के देखिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो आप इसके रेफरेंस में ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पोटेंशियल एनर्जी अकेले को ऑब्जर्व करूं तो एक इसके रेफरेंस में, तो एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में जहां पोटेंशियल 0 ले सकते हैं हम, जहां पे एनर्जी 0 लिख सकते हैं, और ये भी 0 के रेफरेंस में आ सकती है। अगर हम सोचे 0 कब आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो सोचिए थीटा क्या रखेंगे कि ये वैल्यू 0 आएगी, तो थीटा 90 रखेंगे। मतलब जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो वो ऑलरेडी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछी जाती है जहां थीटा 90 होता है, तो 90 से वहां तक आया गया है, उसी वर्क को हम उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें पता है हमें वर्क नहीं निकालना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर आपसे कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो एक्चुअली वो वर्क है, लेकिन थीटा 90 से जो भी थीटा आपका है वहां तक मूव करने का, क्योंकि यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, और यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू होती है। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला तो डेल्टा यू ही होता है, लेकिन जब हम डेल्टा यू रखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल आपका 0 हो जाता है और सिर्फ ये यू फाइनल बच जाता है जो आपको यहां दिख रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं तो एक्चुअली इनिशियल एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा, या फिर इसी को माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स आपसे वेक्टर वे में ही पूछ ली जाती है चीजें, वेक्टर दिया जा सकता था यहाँ पे, तो अब तो यहाँ पे वेक्टर नहीं है, तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा माइनस पी। पी है हमारा 10 की पावर -29, यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट एसआई है तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी देखिए एसआई में दे रखी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉस की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -26 इंटू 1/√2। 1/√2 की वैल्यू को हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा √2 इंटू √2 तो जाएगा -1.414/2 इंटू 10 की पावर -26। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -26, 0.7 इंटू 10 की पावर -26। ओके, एक मिनट और चेक कर लेते हैं। 10 की पावर -29 था, जिसमें से 3 0 गए तो 26 हो गया, और यहाँ पे 1.414 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा,
जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.7 आएगा, तो ये 7 इंटू लगभग 7 इंटू 10⁻⁻27 आएगा यहाँ पे रूल्स में। तो इसका जो राइट ऑप्शन एक्चुअली आना चाहिए वो यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -7 इंटू 10⁻⁻27 आना। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं। 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10⁻26, ये 26 हो गया। और यहाँ पे एक जीरो जो है वो और ऊपर की तरफ जाएगा तो एक नेगेटिव बढ़ाएगा, तो -27 ही आएगा। चलिए लेट्स लुक एट दिस 16th क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है और डायपोल का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। असर्शन कह रहा है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। तो ये ऑफ अ डायपोल ही होगा, इक्वेटोरियल लाइन की बात आ गई है तो डायपोल की बात आ गई है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एक डायपोल है। पहले डिटेल में असर्शन को समझना जरूरी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे एक डायपोल क्रिएटेड है और एक तीसरा चार्ज है जो यहां से यहां पे मूव किया जा रहा है ना, ए से बी पे मूव किया जा रहा है, तो उसमें कोई वर्क नहीं होगा। अब देखते हैं वर्क होगा कि नहीं होगा, पहले इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां का जो पोटेंशियल है वो VA है और यहां का पोटेंशियल VB है ना। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं होगा, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। लेट्स कैलकुलेट वो कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहां से हमने डिस्टेंस ली R, यहां से भी डिस्टेंस ली R। हमने देखा यहां जो पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज की वजह से आएगा K + Q/R और इस चार्ज की वजह से आएगा -KQ/R, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सामने आ गया, ये कैंसिल हो गया तो इसका पोटेंशियल 0 आ गया। अगर हम यहां देखें, लेट्स से इस डिस्टेंस को हम Y ले लेते हैं, तो देखो फिर से डिस्टेंस सेम है तो यहां भी पोटेंशियल 0 आ गया। और हमें पता है कि किसी भी चार्ज को अगर आपको मूव करना है A से B की तरफ तो उसका जो वर्क होता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, या फिर वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट का वो 0 है, तो हमारा वर्क भी 0 आएगा। मतलब असर्शन तो हमारा सही है। यहां से आपको एक चीज और समझ आ सकती है कि ये जो लाइन होती है इक्वेटोरियल लाइन, वो एक इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, जो टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तो जो इक्वेटोरियल लाइन है वो पूरी एक इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। असर्शन इज राइट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एग्जैक्टली यही वो रीजन है जिसके कारण वर्क 0 आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे 0 होता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में डिटेल में जाना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब, और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उन न्यूमेरिकल को समझना है और धीरे धीरे बिल्ड करना है अपने कॉन्सेप्ट को। ट्राई करना है वापस इन न्यूमेरिकल को, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सब कुछ कवर होगा इन 30-35 न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में, कॉन्सेप्ट भी, न्यूमेरिकल भी, एवरीथिंग। चलिए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। अब देखिए कैपेसिटर, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर में वो क्या है, कैपेसिटर। तो पहले हमने पोटेंशियल के क्वेश्चन देखे, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन देखे, फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चन देखे, फिर हमने डायपोल के क्वेश्चन देखे। अब हम कैपेसिटर पे आने वाले हैं। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2000 वोल्ट है। तो ऐसी दो प्लेट्स होंगी जिनके बीच में एक बैटरी होगी, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये क्रिएट कर रहा होगा वो 2000 वोल्ट का क्रिएट कर रहा होगा। इफ द प्लेट आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज दिस मच। अब यहां भी ये 10⁻⁻6 होगा, लोकेटेड इन द मिडवे। तो यहां पे मिडवे में एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे पूछा जा रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब फोर्स क्यों लगेगा पहले ये समझना जरूरी है। तो हमें पता है कि अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी F। तो जो हमारा फोर्स है वो क्या है, वो है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली चीज ये, अगर हमें चार्ज गिवन होता फॉर एग्जांपल इन प्लेट्स का, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस अप्रोच से निकाल लेते हैं कि इस प्लेट की जो फील्ड है और इस प्लेट की फील्ड, इन दोनों फील्ड को जब ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम चार्ज अपॉन एरिया लिख लेते और इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास ना तो चार्ज गिवन है ना एरिया गिवन है ना, दोनों ही चीज गिवन नहीं है, तो ये अप्रोच यहां पे नहीं लग सकती। तो एक दूसरी अप्रोच हम लगा सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इन दोनों प्लेट का और इनके बीच की डिस्टेंस भी पता है, तो हम सीधे सीधे मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, सीधे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस 2 mm। एसआई यूनिट नहीं है ये, तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा ये जाएगा 1000 अपॉन 10⁻³ मीटर्स, या फिर 10⁻⁶ मीटर्स, सॉरी 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर। अब आपकी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो हम इस फॉर्मूले में अब इसको पुट कर सकते हैं। चार्ज है हमारा 4 × 10⁻⁶, फील्ड है हमारी 10⁻⁶, तो यहां से फोर्स जो आ जाएगा एसआई यूनिट में 4 न्यूटन आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कैपेसिटर में कैपेसिटर की चीज ना पूछ के चार्ज में फोर्स पूछ लिया जाता है। और भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स कितना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी अप्रोच मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको चार्ज की जानकारी लेनी होगी, चार्ज पता होना पड़ेगा। तो वही सेम अप्रोच है। अगर इस पे मुझे फोर्स निकालना पड़ जाता है इस प्लेट पे, तो मैं सीधे इसका फोर्स लिखता इस पे जो चार्ज है इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। एक्चुअली में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्लेट पे जो फोर्स है, जो ये प्लेट लगा रही होगी, वो एक्चुअली में इफेक्टिव, एक्चुअली में वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होगा। तो वो यहाँ पे ई नेट नहीं लेना है, यहाँ का जो ई आप लेंगे जब प्लेट पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो ई होगा ये सिर्फ एक प्लेट की वजह से ई होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डिफरेंस समझिएगा, यहां कोई चार्ज रखा है तो दोनों प्लेट उस पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन इस प्लेट पे सिर्फ ये फोर्स लगाएगी, इस प्लेट पे सिर्फ ये फोर्स लगाएगा, तो एक दूसरे की फील्ड कंसिडर करेंगे और एक्चुअली वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये आपको बात याद रखनी है ना। जो फोर्स के बेसिस पे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ऑल्सो कॉन्सेप्चुअली आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर इनमें एक फोर्स एग्जिस्ट करता ही है अपोजिट चार्जेस में, तो ये एक तरीके से इनको हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होने से कैसे रोकते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक होता है, आपने सुना होगा, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक्चुअली में इसलिए दुनिया में होता है, उसका काम ही यही है कि इन प्लेट्स को एक दूसरे से टच नहीं होने देना। तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग चीज से बनता है जो इन प्लेट्स को एक दूसरे से टच होने से बचाता है, क्योंकि अगर ये टच हो जाएंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, उसको होने से रोकेगा। शॉर्ट सर्किट नहीं, एक तरीके से डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट आ जाएगा, है ना। यहां से एक डायरेक्ट फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। हमें कैपेसिटर बनाना है और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। चलिए, अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का मतलब होता है एयर फिल्ड है ना, या वैक्यूम फिल्ड है उस कैपेसिटर के अंदर, हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18 फैराड। If the distance between the plate is tripled and the dielectric medium is introduced, the capacitance becomes 72 farad. The dielectric constant of the medium is, तो एक कैपेसिटर है जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने इस तरीके से चेंज किया कि हमने सबसे पहले उसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स उनको इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज कर दिया।
तो जो नई डिस्टेंस है इसको हमने 3D कर दिया। और एक चीज और हमने की इसमें, हमने इसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भी फिल कर दिया। दो चेंजेस हमने इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में किए। अब कंपेरेटिव स्टडी करने का बात यहां पे हो रही है, जहां पे आपको दोनों का कैपेसिटेंस कंपेयर करना है। तो अगर हम देखें यहां पे तो डिस्टेंस बड़ा है लेकिन प्लेट तो सेम है। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले पे गौर करें कैपेसिटेंस के, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। तो एरिया चेंज नहीं हुआ है। मीडियम चेंज हुआ है क्या? जी हाँ, मीडियम चेंज हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो मीडियम फिल हो गया है, तो मीडियम चेंज हुआ है। और लास्ट चीज जो बीच का डिस्टेंस है, क्या वो चेंज हुआ है? यस, वो भी चेंज हुआ है। तो ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है। तो जो नया C होगा, लेट से नया कैपेसिटेंस होगा, उसको हम एरिया सेम रखेंगे, लेकिन जो मीडियम चेंज होता है उसके लिए उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा मीडियम का, अपॉन जो डिस्टेंस है वो नई डिस्टेंस 3D आ जाएगी। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। हम डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को, C अपॉन C डैश को। ये A से A, देखिए क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डिवाइड बाय A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। D से D कैंसल, एरिया से एरिया कैंसल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन K। ठीक है। अब देखिए इनिशियल जो कैपेसिटेंस था वो 18 फैरेड था, फाइनल कैपेसिटेंस 72 फैरेड है। अगर हम देखें 4 टाइम्स चले जाएगा तो यहाँ पे 3 अपॉन K की वैल्यू 1 अपॉन 4 आएगी, या K की वैल्यू आ जाएगी 12। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अगेन असर्शन को डिटेल में पहले स्टडी करना है, फिर रीजन देखना है और रिलेट करना है कि क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ्ड एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड 3 टाइम्स, देन द कैपेसिटेंस बिकम्स 6 टाइम्स। देखिए तो बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और डेफिनेटली उसमें मीडियम फील्ड है, तभी उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की गई है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, वो होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो K है इसको हमने कितने टाइम्स कर दिया है? 3 टाइम्स कर दिया है। तो ये जो K है इसे हमने 3 टाइम्स कर दिया है, और जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गई है। तो डिफरेंस क्या आएगा? देखिए डिफरेंस ये आएगा कि यहां पे 3 और ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो जो नया C डैश होगा वो आ जाएगा 6 K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो क्या डाइलेक्ट्रिक जो नया कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक चेंज करने का, डिस्टेंस चेंज करने का, क्या वो 6 टाइम्स हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स C। अब ये स्टेटमेंट तो मतलब असर्शन तो ठीक है। अब रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट। तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो 6 का फैक्टर आ रहा है ये इस कारण से नहीं आ रहा कि सिर्फ वो कैपेसिटी वो नेचर पे डिपेंड करता है, वो एक्चुअली में उसके शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। हमारे जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसी स्टेटमेंट है? इनकम्प्लीट। ये स्टेटमेंट सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं है, क्योंकि ये देखिए 6 में कंट्रीब्यूशन इस डिस्टेंस का भी है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होता कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल एज इट्स शेप एंड साइज एज वेल एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकम्प्लीट है। रीजन का स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग असर्शन रीजन होते हैं जहां दोनों स्टेटमेंट ठीक हो सकती हैं लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस C। इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स। तो देखिए जब ऑयल फिल होगा तब पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, वो होगा K एप्सिलॉन अपॉन D। और जब ऑयल फिल्ड नहीं होगा तो सिंपली वो हो जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D। जब कोई मीडियम नहीं होता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। हम इसको डिवाइड दें तो C अपॉन C डैश जो आ जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वो K आ जाएगा
मतलब जो नया सी डैश है वो हो जाएगा सी अपॉन के। सी कितना था आपका, सी था आपका सी और अपॉन 2, तो एक्चुअली जो नया कैपेसिटेंस होगा आफ्टर रिमूविंग ऑयल वो हाफ ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सेम कॉन्सेप्ट को आपको पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस के बारे में। एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं लगभग कैपेसिटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उस फॉर्मूले की सारी जानकारी हर तरह के टाइप आपको पता होने चाहिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से है ये क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 2, 3 and 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 10 वोल्ट सोर्स, द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड इज, तो सीरीज में है, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर रखा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और यहां पे हमारी एक बैटरी है विच इज 10 वोल्ट। कुछ बातें पहले सीरीज कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल होता है एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब इन तीनों पे जो चार्ज होगा वो सेम ही स्टोर होगा, ठीक है। टोटल चार्ज और इंडिविजुअल चार्ज तीनों का सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम सबसे पहले इस सारे तीनों मतलब तीनों कैपेसिटर्स का एक सिंगल कैपेसिटर पहले यहां पे बना सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि इन तीनों की जगह अगर हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दें तो सर्किट सेम तरीके से बिहेव करेगा। इसको हम सी इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। अब इस सी इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका आपको याद रखना है। कैपेसिटेंस के लिए जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज में, तो वो रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली पैरेलल की तरह ऐड होता है। तो जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आने वाला है। तो 1/C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम जो है हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 + 2 + 1 विच इज अगेन 6, ये आ जाएगा 1। तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड है बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस पे सीधे सीधे क्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल चार्ज इस पे आएगा वो इंडिविजुअली भी सेम ही होना है ना। अगर तीनों पे चार्ज सेम स्टोर हो रहा है तो भाई इक्विवेलेंट पे भी सेम चार्ज होगा। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, अब क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आ जाएगी सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो ये आ जाएगा आपका 1 × 10 वोल्ट, और यहां से आपके पास आ जाएगा माइक्रोफैराड। तो ये यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा 10 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट चार्ज है तो हमारे पास इंडिविजुअल चार्ज भी आ चुका है जो कि है 10 माइक्रोकूलम। तो द आंसर विल बी 10 माइक्रोकूलम। अब क्या क्वेश्चन और यहां पे बन सकते थे? यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पोटेंशियल का पूछा जा सकता था कि V1 कितना है, V2 कितना है और V3 कितना है। तो V1, V2, V3 की जो हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा Q/C1, Q/C2 और Q/C3। मतलब Q जो कि चार्ज है विच इज 10 माइक्रोकूलम अपॉन C1। C1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। ये आ जाएगा 10/3 वोल्ट, और ये आ जाएगा आपका 10/6 वोल्ट। ठीक है, ओके। सी इक्विवेलेंट हमारा कितना आया? सी इक्विवेलेंट हमारा आया 3 + 1 माइक्रोफैराड, बिल्कुल ठीक है। Q = CV, बिल्कुल ठीक है। V1, V2, V3 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। ये आ जाएगा 30 + 30 + 10, 70/6, 236, ये भी ठीक है। तो 10/2 is 5, 10/3 is this much and 10/6 is लगभग 6। Q = CV। एक बार और हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो 2, 3 और 6 है, C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड है, Q जो है वो 10 माइक्रोकूलम है। V1, V2 और V3 जो है Q = CV, Q/2, Q/3 और Q/6। ठीक है, परफेक्टली राइट है ना, परफेक्टली ठीक है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कैपेसिटर्स, अब इसमें हमने
सीरीज अभी एक्सप्लोर किया था, पैरेलल एक्सप्लोर करेंगे। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द चार्ज Q इज गिवन टू द असेंबली द चार्ज गेट शेयर्ड। देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसको समझते हैं, वो होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि दोनों के दोनों कैपेसिटर जो हैं वो एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होते हैं। मतलब ये हमारा कैपेसिटेंस 1 है, ये हमारा कैपेसिटेंस 2 है। अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, लेट्स से मैं इसको A पॉइंट कह देता हूं और इसको B पॉइंट कह देता हूं, तो एक्चुअली में ये VA माइनस VB के इक्वल होता है। अब देखो ये A है तो ये भी A होगा, ये A है तो ये B है तो ये भी B, और ये भी B और ये भी A। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो है वो VA माइनस VB के पोटेंशियल डिफरेंस में, ये भी VA माइनस VB के पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। अब जो चार्ज बैटरी से निकलता है, जो इनमें जाना चाहता है, वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है Q1 और Q2 की तरह। तो पोटेंशियल सेम होता है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपसे यही पूछा गया है कि उन चार्जेस का रेशियो बता दो, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो बता दो। तो बड़ा सिंपल है। Q1 कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 इंटू V1, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V1, और ये हो जाएगा C2 इंटू डेल्टा V2। C1 की वैल्यू C1 ही है, C2 की वैल्यू C2 है, लेकिन डेल्टा V1 और डेल्टा V2 क्या है हमारे, वो सेम ही बैटरी से आ रहे हैं। तो चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल ही आ जाता है। दैट इज द राइट ऑप्शन। यहां पे पोटेंशियल के बारे में बात पूछी जा सकती थी, तो पोटेंशियल सेम आता है। कुछ और बातें बता देता हूं। पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट आता है, अगर आपको निकालना पड़ जाता मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो सीरीज की तरह ऐड होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस होते हैं ना ऐड सीरीज में, वैसे ही कैपेसिटेंस पैरेलल में जब होते हैं तो इस तरीके से फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पैरेलल के बारे में। इसके अलावा पैरेलल में कोई जानकारी और एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन एन असर्शन रीजन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज्ड। क्या ये बात सही है? देखते हैं। जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये तो डिक्रीज होगी वैल्यू, तो ये असर्शन तो गलत है। तो असर्शन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये भी गलत बात है। फॉर्मूले से हमें समझ आ रहा है। तो आप देखिए मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्चुअली वो एक फॉर्मूले के बेस पे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहां से आता है? किसी कॉन्सेप्ट से ही तो फॉर्मूला बनता है। तो अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला पता है तो इवेंचुअली आप उसके कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाते हैं बहुत कंसाइज या बहुत क्रिस्प वे में। तो फॉर्मूला इज नथिंग बट मेनी कॉन्सेप्ट्स पुट टुगेदर एंड जस्ट आप उनको एक रिलेशन के थ्रू याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो परफेक्टली राइट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। A sheet of aluminium foil is of negligible thickness is introduced between the plate of capacitor. The capacitance of the capacitor becomes, देखिए तो जब भी हम किसी कैपेसिटेंस में कोई भी चीज फिल करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए हम जब कोई भी चीज फिल करेंगे, लेट्स से ये हमारा कैपेसिटेंस है और हमने एक सर्टेन चीज को उसमें फिल किया, किसी भी एक, है ना। अब वो मेटल है नॉन मेटल है उसको बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम मान लेते हैं हमने एक टी विड्थ की प्लेट इसमें डाली, है ना, इस पूरे कैपेसिटर में टी विड्थ की प्लेट को भरा। तो जो इनिशियल कैपेसिटेंस होता है बिफोर फिलिंग वो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, लेकिन आफ्टर फिलिंग जो कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है। पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। यहां पे टी क्या है? यहां पे टी है विड्थ ऑफ स्लैब, जो आपने फिल की है ना चीज, जो भी आपने मटेरियल फिल किया उसकी विड्थ है ये, और के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर्स का जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली में इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट स्टोरेज पोटेंशियल होता है, तो इनफाइनाइट स्टोरेज ये कर सकते हैं, इसलिए इनके अंदर इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बात समझ आती है। अगर हम इस बात को यहां पे देखें, है ना, अगर हम इस बात को यहां पे देखें तो हम यहां पे इंफिनिटी रख देते हैं, तो सी डैश की वैल्यू लगभग आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है नेग्लिजिबल थिकनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेग्लिजिबल थिकनेस।
अगर ये नेग्लिजिबल है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका साइज बड़ा होता, कितना बड़ा होता, अब अगर थोड़ा सब्सटैंशियली बड़ा होता, लेट्स से d के टर्म्स में d/2 होता, हाफ होता मान लीजिए, तो ये क्या करता, डेफिनेटली इस वैल्यू को कम करता, कैपेसिटेंस बढ़ता। पहली बात, अगर ये इक्वल टू d हो जाता, मान लीजिए आपने जो स्लैब भरी है कंडक्टर की एल्यूमिनियम की, वो पूरी की पूरी फिल कर दी है, तो क्या होता आप देखिए, यहां पे आपका ये d माइनस डी हो जाता, 0 हो जाता, और 1/0 इनफाइनाइट हो जाता, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आ जाता। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है, एक्चुअली में एक तरीके से वो कंडक्टर ही बन जाता है, वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, वो भी उनमें इनफाइनाइट होती है, काफी ज्यादा होती है। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इन असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब आते हैं तो उनको किस तरीके से टैकल करना है, क्या क्या डिफिकल्टी होती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, वो बार बार जब हम देखेंगे असर्शन रीजन तो आपको क्लियर होते जाएंगे। असर्शन अगेन डिटेल में स्टेटमेंट को समझना है। कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, एक कैपेसिटर को हम एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही दे सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का एरिया, उसके अंदर का मीडियम और उसकी बीच की प्लेट्स अगर फिक्स हम कर दें तो उसका एक फिक्स कैपेसिटेंस ही होगा। हाँ, उसे हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन कैपेसिटर अगर हम ले चुके हैं, सेलेक्ट कर चुके हैं, तो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होगी। चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज, आप देख सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट एंड सराउंडिंग मीडियम। बिल्कुल सही बात है दोनों, एक्चुअली में क्योंकि ये जो रीजन है ये परफेक्टली एक फॉर्मूला बेस्ड रीजन है, और इसी के बेसिस में हमने वो बात कंक्लूड किया असर्शन। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये किसका, असर्शन का। ठीक है, तो अगेन फॉर्मुलों पे फोकस रखना है आपको, जितने अच्छे से फॉर्मुले पता होंगे, उनके अंदर जो बातें हैं वो पता होंगी, तो कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में कभी इशू नहीं होगा। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस C। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, डाइलेक्ट्रिक प्लेट फील्ड है, और फील्ड होने के बाद इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है। इसका फॉर्मूला क्या होगा पहले मैं वो बता देता हूं। अगर ये डिस्टेंस D है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसका एरिया A है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा K∈0/D। ठीक, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द प्लेट एंड देन रीइंस्टेटेड। तो पहले क्या किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले हमने इस प्लेट को बाहर निकाला धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे क्यों बाहर निकाला, क्योंकि अगर हम इसको कुछ स्पीड के साथ बाहर निकालेंगे तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट आएगा। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब ये वर्क पूछे तो हम उसे पूरा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करें। तो हमें पता है किसी भी सिनेरियो में जब भी हम कोई मोशन करते हैं तो जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ये एक्सटर्नल वर्क है ना, देखिए बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी, जो सिस्टम है उसकी। सिस्टम में क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C फाइनल V फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ C इनिशियल V इनिशियल का स्क्वायर। तो दोनों सिचुएशन में कैपेसिटेंस अगर बदल रहा है वो भी देख लेते हैं, पोटेंशियल बदल रहा है वो भी देख लेते हैं। पोटेंशियल तो कहीं नहीं बदल रहा, क्योंकि बैटरी के बारे में तो कहीं जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये बोला गया है कि भाई कैपेसिटेंस को दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुल्ड आउट, पहले आपने इसे बाहर निकाला फिर अंदर कर दिया। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जब ये अंदर थी तब इसका जो भी कैपेसिटेंस था, लेट्स से वो C था, बाहर निकाल के जो अब वापस अंदर कर देंगे तो सेम ही सिनेरियो में आ गई। भाई अगर ये बोलते कि कैपेसिटर पहले, ये डाइलेक्ट्रिक अंदर है प्लेट और ये बाहर निकल गई है, इन दोनों को कंपेयर करो। इनने ऐसा नहीं बोला, देखिए इनने बोला है फर्स्ट इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द प्लेट एंड देन रीइंस्टेटेड। तो पहले भी अंदर थी और बाद में भी प्लेट अंदर है, तो कैपेसिटेंस भी सेम है, मतलब जो वर्क है वो 0 आ जाएगा। ये बड़े छोटे छोटे जो बातें उनको आपको देखना है, वो ट्रिकी बातें ही आपको एग्जाम में आपके मार्क्स कट करवाएगी।
अगर ये बोलते कि इस प्लेट को हमने रिमूव किया है उसके बाद वर्क बताइए, तो जो आंसर आता वो आता हाफ सी फाइनल। सी फाइनल क्या हो जाता, तो जो भी ये सी है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाता, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जब हम इसको हटा देते तो सी डैश जो हो जाता वो हो जाता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब कि इनिशियल सी के डिवाइड बाय के आ जाता, हो जाता फाइनल सी जो हो जाता इनिशियल सी के डिवाइड बाय के वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। यहां से आप क्या करते, हाफ को कॉमन ले लेते, सी को कॉमन ले लेते, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते, आंसर हो जाता 1/k माइनस 1 या फिर 1 माइनस के बाई 2 इंटू सी वी स्क्वायर, है ना। अब डिपेंड ये करता है कि किससे वर्क पूछ रहे थे, तो ये नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन दिस प्रोसेस। अच्छा, ये सिस्टम से ही पूछ रहे थे, अगर ये सिस्टम से पूछ रहे थे तो हम माइनस चेंज, ये जो हमने वर्क निकाला वो एक्सटर्नल वर्क निकाला, लेकिन ये सिस्टम से पूछ रहे थे, सिस्टम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क ही पूछ रहे थे, तो यहाँ माइनस आएगा सामने, यहां भी माइनस आएगा सामने, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ऐसा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये आता। लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चे इसमें गलती करते, काफी बच्चे इसमें ऑप्शन जो है अभी भी ये टिक करके आते, जबकि ये गलत ऑप्शन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो कैपेसिटर है उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, पहले ही प्लेट अंदर थी और बाद में प्लेट अंदर ही है। बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, till the potential difference between the plates becomes equal to the electromotive force of the battery। ओके, तो एक कैपेसिटर को हम एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तब तक चार्ज कर रहे हैं जब तक कि जो बैटरी का ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ, और ईएमएफ का मतलब एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस स्टोर ना हो जाए, तब तक हम उसे कनेक्ट करके रखें। बेसिकली जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो गया, तब तक हम उसे चार्ज कर रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि वर्क डन बाय जो बैटरी होता है और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है, इसका क्या रेशियो है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहां पे पहले हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं कि इसमें यूनिक क्या है। देखिए, डेफिनेटली जो चार्ज आ रहा है हमारे पास बैटरी से कैपेसिटर के ऊपर, वो चार्ज धीरे धीरे यहां स्टोर होगा, और उस चार्ज को मूव कौन कर रहा है, कौन उसको हेल्प कर रहा है मूव करने में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मूव कर रहा है। वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे एक फील्ड को क्रिएट करता है, जो फील्ड हमारे चार्ज को धीरे धीरे कहां लाती है, कैपेसिटर पे लाती है। मतलब जो बैटरी का ईएमएफ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही वर्क कर रहा है ना, वही वर्क एनर्जी में स्टोर हो रहा है। तो फिर तो ये दोनों वर्क और एनर्जी सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये चार्ज मूव कर रहा है, तो जब ये यहां मूव करेगा तो ये करंट के फॉर्म में मूव करेगा, है ना। यहां से यहां तो ये एक मोशन के फॉर्म में आगे जा रहा है, चार्ज मूव करते हुए जा रहा है, तो और मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। मतलब कि इस वायर में हीट भी प्रोड्यूस होगी, मतलब जितना भी वर्क बैटरी करती है उसमें से कुछ वर्क किसमें चले जाता है, हीट में भी लॉस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वो कितना वर्क है जो लॉस होता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, जो बैटरी की एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, उसका जस्ट डबल एक्चुअली बैटरी वर्क करती है। तो बैटरी का वर्क जो होता है वो होता है सी वी स्क्वायर, उसमें से हाफ चले जाता है कैपेसिटर में और हाफ चले जाता है हीट में। हीट कह सकते हैं आप, या फिर एक्चुअली में यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी धीरे धीरे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल होगी, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैग्नेटिक फील्ड आती है और वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो हीट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो वर्क टू एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड टू वर्क का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2:1, सॉरी 1:2। तो जो वर्क होता है वो डबल ऑफ एनर्जी होता है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर 1 देके आगे निकल जाते हैं, जो कि एक गलत बच्चे जो है वो गलती करते हैं। तो उस बात पे आपको ध्यान देना है कि रेशियो कितना हो सकता है। 28th क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। A capacitor is charged by connecting a battery across its plate. Its
it stores energy U. Now the battery is disconnected and another identical capacitor is connected across it. Then the energy stored by both of the capacitor of the system is. देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि पहले कैपेसिटर को हम एक बैटरी से चार्ज करते हैं, ठीक, तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो इसके अंदर इस मोमेंट पे जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ CV²। अज्यूम की इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। अब क्या बोला जा रहा है, अब हमने बैटरी को हटा दिया है, बैटरी को हटा दिया है, तो जब बैटरी हटा देते हैं तो इसको आपको समझना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को हम अप्रोच कैसे करेंगे, बैटरी रिमूवल को हम अप्रोच किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया है तो ये डेफिनेट सी बात है कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा चार्ज लाने के लिए कोई सोर्स नहीं बचा है ना। यहां पे अगर चार्ज लेट से Q स्टोर हो गया था हमारे कैपेसिटर पे, तो यहां भी जो चार्ज है वो Q ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो तो एक बैटरी से आ सकता है और बैटरी आपने हटा दी। तो जब भी बैटरी आप रिमूव कर दें, चार्ज जो होता है इनिशियल और फाइनल वो सेम होता है। और इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है ना, एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहां भी चार्ज +Q और -Q था और यहां भी सेम चार्ज है। तो होगा क्या, अब इस सेम चार्ज के पास दो कैपेसिटर्स हैं ड्रॉप होने के लिए, तो अब जो इसकी एनर्जी आएगी उसका फॉर्मूला जाएगा हाफ दोनों का कैपेसिटेंस 2C, क्योंकि दो कैपेसिटर अवेलेबल है, इनटू V²। अच्छा V² नहीं आएगा यहां पे। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, ये फॉर्मूला यहां पे लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे हमें चार्ज को कांस्टेंट करना है, तो हमें एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, वो है Q²/2C। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज आता ही बैटरी से है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ना कि हाफ CV²। ये आ जाएगा आपका Q²/2 इंटू 2C। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे पता है Q²/2C को मैं U लिख सकता हूं, तो ये U/2 आ जाएगा। मतलब जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो हाफ हो जाएगी। अब सर ये एनर्जी गई कहां पे, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इससे एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि एनर्जी जा कहां रही है, अगर ये एनर्जी हाफ ही बच रही है तो जा कहां रही है। अगेन देखिए, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे होगा क्या, ये जो चार्ज है वो यहां से यहां मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब वो मोशन करेगा तो अगेन करंट से हीट, और यहां पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है और वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है। तो वो जो हाफ एनर्जी है वो किस में जा रही है, जो U का लॉस हो रहा है, एक तरीके से जो डेल्टा U का लॉस हो रहा है, वो एक्चुअली में हाफ ऑफ एनर्जी लॉस हो रही है, और वो कहां लॉस हो रही है, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में लॉस हो रही है। चलिए लेट्स लुक एट दिस 29 क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग अ बैटरी विच इज डिस्कनेक्टेड। पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया। A dielectric slab is then introduced between the plate which results in, इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो पहले कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हैं। कैपेसिटर है, एक बैटरी से आपने उसको लगाया और उसको चार्ज कर लिया। अब आपने बैटरी को हटा लिया। अगर बैटरी को हटा लिया तो सोर्स ऑफ चार्ज खत्म हो गया, तो होगा क्या, चार्ज जो है वो अब सेम ही रहेगा। अब चार्ज के बढ़ने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, तो चार्ज यहां जो था वो यहां रहेगा। लेकिन आपने इसके बाद क्या किया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो अब चेंज हो जाएगा, वो K टाइम C हो जाएगा। कंप्लीटली फिल कर दिया है, देखिए है ना। अब वहां पे लिखा नहीं है कंप्लीटली, तो हम मान लेंगे स्पेशल केस के लिए। वैसे हमें पता है कि जब भी हम कैपेसिटर के अंदर कोई भी मीडियम फिल करते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता ही है। तो हमें बस इतना पता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर यहां का पोटेंशियल लेट से V था, तो यहां का पोटेंशियल क्या आएगा, V', वो आ जाएगा Q/C'। भाई चार्ज सेम लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया, हो जाएगा Q/KC। और Q/C क्या है, देखो इनिशियल चार्ज और इनिशियल कैपेसिटेंस, तो इनिशियल पोटेंशियल बाय K। तो अब हमें समझ आ गया क्या क्या चेंज हुआ। देखो कैपेसिटेंस, जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जो एनर्जी थी वो थी Q²/2C। अब जो एनर्जी है वो है Q² तो सेम ही है, लेकिन 2C' और 2C' हो जाएगा KC।
तो अगर इनिशियल से कंपेयर करें तो इनिशियल यू का हाफ हो रही है एनर्जी भी, तो एनर्जी भी कम हो रही है, पोटेंशियल भी कम हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और चार्ज सेम है। ये चार बातें हमें समझ आती हैं। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक होता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल गलत बात है, पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। डिक्रीज इन पोटेंशियल पहली बात ठीक है, ये ठीक लग रहा है इतना पार्ट। रिडक्शन इन एनर्जी स्टोर्ड, रिडक्शन भी हो रहा है एनर्जी में, बट नो चेंज इन चार्ज, ये बात तो कंप्लीटली ठीक लग रही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रिडक्शन ऑफ चार्ज गलत बात है, रिडक्शन ऑफ चार्ज नहीं है। इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी, नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज नहीं हो रही है, एनर्जी डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो एनर्जी एक्चुअली में कम हो रही है, फ्लो के दौरान लॉस हो जा रही है। द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। चलिए असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 38। मैंने आपको हमेशा बताया कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 30 से 35 के बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो ये है हमारा 38th क्वेश्चन। असर्शन अगेन डिटेल में देखना होगा। चार्ज कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, नाउ इफ द प्लेट आर सेपरेटेड फर्दर द पोटेंशियल एनर्जी विल। देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बोर्ड्स में भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सीयूटी में भी पूछा जाता है। क्या है कॉन्सेप्ट? जो कैपेसिटर है उससे बैटरी हटा दी गई और उसके चेंजेस किए गए। तो यहां पे एक कैपेसिटर है जिसमें बैटरी को कनेक्ट किया गया, ये इसका पोटेंशियल अगर V है तो आपको पता है यहां भी पोटेंशियल V हो जाएगा, चार्ज Q हो जाएगा और कैपेसिटेंस C होगा। जैसे ही हम बैटरी हटा देते हैं तो हमें एक चीज फिक्स पता है कि चार्ज में अब कोई चेंज नहीं आ सकता है। अच्छा, लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। लेट्स से यहां पे पहले डिस्टेंस D था तो यहां पे D डैश है, तो क्या चेंज होगा? तो देखो C तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि यहां का जो C होगा, इस सिनेरियो में जो C होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहां पे जो C होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। क्योंकि D बढ़ रहा है तो C कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें एनर्जी की, यहां पे एनर्जी कंक्लूड करनी है, तो एनर्जी का यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q²/2C, और यहां भी फॉर्मूला करेंगे Q²/2C डैश। चार्ज सेम है इसलिए, और C हमारा कम हो रहा है। देखिए कैपेसिटेंस जो C डैश है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्योंकि कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है ना, तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, मतलब आपका असर्शन ही गलत है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्लेट को अगर हम सेपरेट आउट करें, प्लेट को सेपरेट आउट करें तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू द वर्क डन, ये वाली बात तो ठीक है, ये तो हमने अभी देखा था कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ ऑफ द टोटल वर्क डन होती है। चलिए तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्टेड एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत ही हो गया, असर्शन तो गलत है, रीजन भी गलत है। ठीक है, असर्शन ट्रू, ये भी गलत ऑप्शन है, और रीजन आपका ठीक है। तो इसका एक ई ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा जहां पे असर्शन जो है वो फॉल्स है। अब वो सेम ऑप्शन होंगे तो टाइप करते टाइम सेम ऑप्शन बन गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है जो अब ऑप्शन आपके सामने आया, एंड रीजन इज ट्रू, ऐसा भी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दिस कैन ऑल्सो बी द राइट ऑप्शन। जो यहां में दिख रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है वो कभी भी वर्क डन इन चार्जिंग के इक्वल नहीं होती, कुछ ना कुछ तो लॉस में चले जाता है। और पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर को आप डिस्कनेक्ट करेंगे और अगर उसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटेंस कम होने से एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। यहां पे बोला जा रहा है एनर्जी कम होगी, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ई ऑप्शन आप मार्क कर लीजिएगा, द राइट ऑप्शन। अ चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटालिक कंडक्टर, तो एक मेटालिक कंडक्टर के आपने को चार्ज दिया आपने। कंडक्टर की खास बात क्या होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका सारा चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और क्योंकि उनका सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अंदर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर की, अगर हम सॉरी कंडक्टर की हम बात करें तो 0 होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज ऑन द सरफेस, गलत बात है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अभी हम देखेंगे। तो अब बाकी 3 ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है। अब हम पोटेंशियल पे ध्यान देते हैं। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है किसी एक्सटर्नल चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आना। तो अब यहां पे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, हम अगर किसी क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेके आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहां तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहां से यहां ले जाने में हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहां से यहां ले जाने में। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं है। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है, और फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0 होती है। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, मतलब कि सरफेस तक लाने के लिए वर्क करना होगा, लेकिन उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे ले जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे लाने का जो वर्क होगा वो उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। इसका मतलब अगर वर्क हर पॉइंट का सेम है तो वर्क डन अपॉन चार्ज भी क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज भी सेम ही होगा। मतलब पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, और वो उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कंडक्टर्स के लिए, कि कंडक्टर्स के लिए जो पोटेंशियल होता है अंदर किसी भी पॉइंट पे वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस इज 0, नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट एंड आल्सो इक्वल टू, इसको मैं एडिशनल एक बात लिख रहा हूं, कांस्टेंट तो होता ही है भी inside the conductor, कांस्टेंट तो होता ही, और कितना होता है वो कांस्टेंट, वो सरफेस के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये इतने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एक तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, और इसमें जल्दबाजी में गलती डेफिनेटली होती है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल हमने रिड्यूस कर दिया, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आएगा। तो देखिए मान लीजिए जो पोटेंशियल है इसको हमने डिक्रीज किया, तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आएगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए होता क्या है, कंफ्यूजन कहां होती है कि जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो सीवी होता है। यहां से क्या गलती होती है जो हम मैथमेटिकली कर लेते हैं, वो है कि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, और अगर V को डिक्रीज करेंगे तो C क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजेस, जो कि गलत ऑप्शन है। एक्चुअली इसका सही आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस कोई डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं, कोई डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, जिसकी वैल्यू इन दोनों चीजों पे डिपेंड ही नहीं करती। C जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड B। C जो होता है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड B। एक्चुअली वो किस पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे, एरिया पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है। इन चीजों पे उसकी डिपेंडेंसी होती है, तो वो पोटेंशियल या चार्ज चेंज करने से कभी चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इस वाले चैप्टर में तो मैं सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग, तो डिस्कस करने में आपको ही मजा आ रहा होगा और डिस्कस करने से आपको हेल्प होगी। तो इसमें मैं यहाँ पे आपके लिए कोई क्वेश्चन शायद आज होमवर्क के लिए ना छोड़ूं। लेट्स चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको चूज करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए। आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा। हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो क्या होती हैं, वो और क्लोज आ जाती हैं, वो क्लोज आते जाती हैं। तो ये बात तो ठीक है। विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, विल बी मोर क्राउडेड नियर द लार्ज चार्ज डेंसिटीज, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। तो इसका एक्चुअली में शार्प एजेस पे क्या होता है, शार्प जहां भी एज होती है वहां पे चार्ज बहुत ज्यादा होता है बहुत कम एरिया पे। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम सिग्मा की बात करें, चार्ज अपॉन एरिया की, तो एरिया बहुत कम होने से चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज बनती हैं। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। ये जो है बात जो है वो गलत है। जनरली ये बात कोई ट्रू नहीं है कि
इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसी की बात करूं, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंक्रीजिंग होती है, तो उसकी अपने आप ही आप देखेंगे जो एरिया है बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो डिक्रीज करेगा। हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ये बात ट्रू होती है, आपकी डी ऑप्शन आपका ट्रू होता। अच्छा, ये दोनों तो सेम ही बात हो गई, क्योंकि शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये दोनों ट्रू हो गए एक दूसरे के कारण। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन बोला जा रहा है 5 चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, a sixth charge is placed at the center of the pentagon, then the net electrostatic forces. Very interesting question. 5 चार्जेस तो पहले आपने यहां रखे पेंटागन पे, और एक सिक्स्थ चार्ज आपने कहां रखा, वो आपने रखा सेंटर ऑफ पेंटागन पे। पूछा गया नेट फोर्स कितना होगा, तो देखो ये इसको यहां ट्रैक करेगा, ये इसको यहां ट्रैक करेगा, ये इसको यहां पे, ये इसको यहां पे, ये इसको यहां पे। क्योंकि ये सेंटर पे है तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सबका सेम होगा, और अगर सबका सेम होगा तो हम इन सारे वेक्टर्स को वापस एक पेंटागन पे क्या कर सकते हैं, वापस एक पेंटागन पे प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम इन सबको एक रेगुलर पेंटागन पे प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि ये मैंने आपको बताया है पॉलीगॉन लो होता है, इन सब का वेक्टर सम 0 आएगा। तो बोला क्या गया है, एट द सेंटर देन द नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू 0, तो असर्शन तो परफेक्टली ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। अब देखो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या नेट पोटेंशियल 0 है, बिल्कुल भी 0 नहीं है। आप देखिए बिल्कुल भी 0 नहीं है भाई, ये पॉजिटिव चार्जेस है सारे के सारे, और सारों की वजह से जो पोटेंशियल है एक्चुअली वो 5 टाइम्स हो जाएगा, सबकी वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा उसका 5 गुना हो जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब रीजन जो स्टेटमेंट है अपने आप में वही गलत है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना ही नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पोटेंशियल के बारे में जानकारी दी गई, और पोटेंशियल से हम उसको एक्सप्लेन वैसे भी नहीं कर पाते, तो पोटेंशियल का उसमें कोई रीजन या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये बात हमने देखी है। ये कहां से पता चलता है हमें, E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी से हमें पता चलता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कहां होती है, जहां पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे और फिर हम इसको लेट्स से ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई हमने, ये दोनों इक्विपोटेंशियल पे आ गए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात बिल्कुल सही है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बात ये भी ठीक है ना, बात ये भी ठीक है, लेकिन मतलब ये कहना चाह रहा है E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, तो सिर्फ इस बात से हम इस चीज को तो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे परपेंडिकुलर होने को, वो एक्चुअली इस बात से हम कंक्लूड कर पाते। तो यहां पे अगर ये बोला जाता द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देन वो बात ज्यादा बेटर होगी। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से कभी भी 90 डिग्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्मूले से कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये ई डी आर कॉस थीटा आता है, और जब ये 0 हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इस वाली चीज को 0 से इक्वेट करते हैं और वो थीटा 90 आता है। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये हम राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए सो दैट ये सारे एमसीक्यूज आप प्रिपेयर कर लें टाइमली, क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम आता है तो उसमें भी ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको हम पहले आपके लिए ला रहे हैं।